हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में नीरज। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये पार्ट 2 मैंने आपको बोला था कि मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, कल ही मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये। तो ये पार्ट 2 है आपका ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है आपके क्वेश्चंस का। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो पार्ट 2 आप ज़रूर पार्ट 1 ज़रूर देख लें। मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी आपको, तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन है 21, देखिए। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो कैसे कितना बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में। तो जो एक हेल्दी पर्सन होता है वो 12 से 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक है, 1 मिनट में। एक और बात तो बेटा इसी से रिलेटेड है, सॉरी, 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं? तो आपके 12 to 16 ग्राम आपके क्या पाए जाते हैं, हमारी हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है आपको। हिंदी में आपसे कह रहे हैं औसतन एक स्वस्थ मनुष्य सांस लेता है तो 12 से 16 बार पर मिनट वो सांस लेता है 1 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 बोल रहे हैं आपसे, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ। जो वॉल्यूम होता है हमारा ब्रीदिंग मूवमेंट का, तो उसे किससे हम एस्टिमेट करते हैं? तो वो क्या होता है आपका स्पायरोमीटर होता है, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट का एस्टिमेट वॉल्यूम एयर बताता है वो, कि स्पायरोमीटर, ठीक है। ईसीजी क्या है? ईसीजी हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जिससे हम जो हमारी हार्ट बीट होती हैं उनका चेक करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है या फिर लो ब्लड प्रेशर। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दो चीज़ें, मशीन ग्राम होती है, ग्राफ हमारा जो ग्राफ आता है हमारा, जैसे ग्राफ ये होता है हमारा, देखिए ये ग्राफ आपने देखा होगा, जिसमें PQRST ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये ग्राफ, ये आपका ग्राफ है, और वो हमारे जो मशीन होती है वो ग्राम होती है, ठीक है। स्पायरोग्राम वो होता है जिससे हम मशीन जिससे हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका जो ग्राफ आता है हमारा, जो ब्रीदिंग का ग्राफ होता है उसको स्पायरोग्राम या स्पायरोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। सांस लेने की गतिविधियों में शामिल हवा की मात्रा का अनुमान किसके उपयोग में लाया जा सकता है? तो वो श्वसनमापी के उपयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए 23, कह रहे हैं आज से कि अबाउट डैश ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। 97% ऑफ ऑक्सीजन हमारी आरबीसी के थ्रू ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हिंदी में, O2 का लगभग डैश रक्त में आरबीसीज द्वारा परिवहन किया जा सकता है? तो 97%, ठीक है। हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन के द्वारा जो ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है, ब्लड से, ठीक है, आरबीसीज के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है वो 97% की जाती है। रेस्ट ऑफ द आपके 3% होते हैं वो हमारी प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो रेस्ट आपकी कितनी बची? 3% बची आपकी ऑक्सीजन, है ना। तो रिमेनिंग जो 3% आपकी ऑक्सीजन होती है वो किस में मिलती है हमें? वो डिजोल्व स्टेट में मिलती है थ्रू द प्लाज्मा, ठीक है। डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, ओके। अबाउट डैश ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसीज इन द ब्लड। तो जो हमारी आरबीसीज हैं, जो ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, उसके द्वारा CO2 कितने % में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो आपको बताना है। तो वो 20 to 25% आपकी आरबीसीज के थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट की जाती है। बाकी आपकी 70% जो आपकी CO2 है वो हमारी किसकी फॉर्म में पाई जाती है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पाई जाती है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ओके। बाकी बचा अभी कितना रह गया हमारा? अभी हमारा 7% और रह गया है। तो 7% हमारी CO2 है वो किसके फॉर्म में जाती है? वो डिजोल्व स्टेट में रहती है थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। वो डिजोल्व स्टेट में रहती है थ्रू प्लाज्मा, मैंने आपको बता दिया। 97% ऑफ O2 हमारी आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। रिमेनिंग 3% जो हमारी O2 बचती है वो हमारी डिजोल्व स्टेट में रहती है थ्रू प्लाज्मा। बाकी हम आते हैं CO2 पे। तो आपकी 20 to 25% जो आपकी CO2 है वो आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आता है 70%, जो सबसे बड़ा अमाउंट है 70%, वो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैरिड होती है, ठीक है। फिर बचती है हमारी 7% जो हमारी CO2 होती है वो हमारी किस में पाई जाती है? डिजोल्व स्टेट में पाई जाती है थ्रू प्लाज्मा, याद रखना है आपको, ठीक है। डिजोल्व स्टेट, यहाँ पर DS लिख दे रही हूँ, और थ्रू
थ्रू प्लाज्मा। याद रखनी ये चीज़ें। हाँ, तो इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। कह रहे हैं CO2 कितना परसेंट रहता है हमारा, 20 to 25% हमारा CO2 है वो RBCs के द्वारा परिवहन होता है उसका ब्लड में, और बाकी आपका 70% CO2 है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरिड होता है। 7% ऑफ CO2 है वो हमारा किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द, जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा होता है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग। याद रखना है, रेड कलर होता है, रेड कलर और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो Fe+2 के फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है, आयरन। तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है हमारा क्या, इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन द, किस में प्रेजेंट होता है, तो वो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारी आरबीसीज हैं वो क्या हैं, रेड दिखती हैं। आरबीसीज हमारी बाइकॉनकेव होती हैं, याद रखना है आपको, बाइकॉनकेव शेप में होती हैं। ये ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमारी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ह्यूमन की आरबीसीज में, याद रखना है आपको, ठीक है। फ्रॉग की आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखना है आपको। तो हमारी जो आरबीसीज हैं वो बाई कॉनकेव होती हैं और ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। नंबर कितना होता है इनका, ये 5 से 5.5 मिलियन आपकी क्या होती हैं, नंबर होता है इनका आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहाँ होता है, स्प्लीन में इनका ग्रेवयार्ड होता है। तो ये सारी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके स्प्लीन, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। और इनको हम आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, याद रखना है आपको। और फॉर्म किस में होती हैं, ये फॉर्म होती हैं हमारी बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो में ये इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। बाकी मैंने आपको बता दिया बाइकॉनकेव इन शेप होती हैं, कलर में ये होती हैं आपकी रेड कलर, और आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, जो Fe2+ में मिलता है हमें। कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स आपको पता चल गया है, ठीक है। एक हेल्थी इंडिविजुअल में आपके 12 से 16 ग्राम, एक हेल्थी इंडिविजुअल में आपके 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। ये चीज़ें सारी मैंने आरबीसीज के बारे में बताई हैं आपको स्पेशली, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, एवरेज लाइफ स्पेन जो होता है हमारी आरबीसीज का, एवरेज लाइफ स्पेन जो होता है हमारी आरबीसीज का वो 120 डेज होता है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। 120 डेज एवरेज लाइफ स्पेन होता है हमारी इसका, आरबीसीज का। फिर और क्या रह गया आपका, और रह गया ये जो डिस्ट्रॉय होती हैं, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं, ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं, डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। स्टोर भी ये हमारी स्प्लीन में ही होती हैं, और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, तो इसका हिंदी में अनुवाद देख रहे हैं। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक होता है, तो वो किसका होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम किसको कैरी करता है, तो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के वो कैरी करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम ले जा सकता है, तो वो आपके ऑक्सीजन के 4 अणु ले जा सकता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखो मैं सारे ही आपके रिलेवेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो आपके किससे रिलेटेड हैं, सिलेबस से, और ऊपर से आने वाले क्वेश्चन है। अगर पूछेगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी वो, तो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड डैश ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कहने का मतलब इसका ये है कि प्रत्येक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml हमने लिया है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है, जो डिलीवर कर रहा होता है अराउंड कितना ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ को, कितना ऑक्सीजन टिश्यू को दे रहा होता है वो, ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें कितना दे रहा होता है, तो 5 ml ऑफ O2 हमारा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर रहा होता है किसको, टिश्यूज़ को, ठीक है। हिंदी में देखिए, प्रत्येक 100
मिलीलीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में ऊतकों को लगभग कितना O2 देता है? तो वो 5 मिली आपका O2 देता है टिश्यूज़ को 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड, अब वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा था। ठीक है, तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ CO2 टू द एल्वोलाई। तो वो किसको दे रहा था? वो टिश्यूज़ को दे रहा था, ये हमारा एल्वोलाई को दे रहा है। ठीक है, तो वो हमारा कितना हो जाता है? 4 ml हो जाएगा आपका आंसर इसमें। हिंदी में देखिए, प्रत्येक 100 मिलीलीटर वी ऑक्सीजनित रक्त एल्वुलाई को लगभग इतना CO2 पहुंचाता है, तो वो 4 मिलीलीटर। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 कह रहे हैं CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज। तो CO2 जो कैरिड होती है हीमोग्लोबिन में, वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है। CO2 को हीमोग्लोबिन द्वारा लिया जा सकता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो मॉड्यूलर रीजन है जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। मस्तिष्क के किस भाग को श्वसन लय केंद्र कहा जाता है? तो मेडुला रीजन को हम कहते हैं, मेडुला क्षेत्र को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या फिर श्वसन लय केंद्र। ओके, बेटा कह रहे हैं आपसे डैश इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें ब्रीथ करने में डिफिकल्टी हो रही है, कॉजिंग जीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो कह रहे हैं आपसे कि हमें क्या हो रहा है, एक कंडीशन दे रखी है आपको कि ये कंडीशन है, हमें ब्रीदिंग लेने में, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमें डिफिकल्टी हो रही है, घबराहट भी हो रही है हमें, और किसके कारण हो रही है? वो इन्फ्लामेशन हो गया हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। तो आपको आपको क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन का नाम बताना है। इसी कंडीशन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है? हमारी वो होती है हमारी अस्थमा। जो दमा होता है हमें, तो उसमें क्या होता है, हम सांस लेने में क्या कर रहे होते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं, घबराहट हमें हो रही होती है बहुत ज़्यादा। उसके लिए इनहेलर का यूज़ करते हैं, आपको पता है इनहेलर का यूज़ कर रहे होते हैं हम। ठीक है, इनहेलर का यूज़ कर रहे होते हैं, इनहेलर का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इनहेलर तो आपने देखा होगा एल शेप में होता है, एल शेप में होता है, आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा कुछ होता है इनहेलर, जिससे लोग लेते हैं जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें। जैसे प्रियंका चोपड़ा हैं, उन्हें क्या था, अस्थमा की परेशानी थी, तो वो किसका यूज़ कर रही थी? इनहेलर का यूज़ करती थी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है, ये अब क्या है, हिंदी में देख लीजिए इसका आंसर। हिंदी में क्या बोल रहे हैं आपसे, हिंदी में कह रहे हैं आपसे कि डैश क्या सांस लेने में कठिनाई, क्या यहाँ से हटा देना आप। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई के कारण घबराहट होती है, कंडीशन आपको दे रखी है, सांस लेने में कठिनाई के कारण घबराहट होती है, और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को सूजन के कारण होती है। तो कौन सी कंडीशन है? वो क्या है, दमा में हमारा क्या होता है, हमें सांस लेने में कठिनाई और घबराहट होती है, और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, में सूजन आ जाती है इसके कारण। ठीक है, तो ये दमा होता है हमारा। नेक्स्ट आपकी डिजीज़ है, आपकी 3 डिजीज़ हैं आपके सिलेबस में, जो आपकी एनसीईआरटी में है, 3 डिजीज़ दे रखी हैं, तो मैंने तीनों डिजीज़ आपकी इसमें डाल दी हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं आपसे, देखो यहाँ पे एक और है फाइब्रोसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिए फाइब्रोसिस क्या है आपका, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा हों या इवन या फिर और भी लोग हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बहुत धूल डस्ट वगैरह होती है, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाते होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें ही इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए उन्हें ORD बोलते हैं, मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें फाइब्रोसिस आता है, सबसे मेन कॉज फाइब्रोसिस है। फिर आपका सिलिकोसिस भी आ जाता है, सिलिकोसिस जो सिलिका की वजह से होता है, सिलिकोसिस। ठीक है, और मैंने फाइब्रोसिस तो आपको बता दिया। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं आपके रेस्पिरेटरी के, तो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये आपके डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये 3 डिसऑर्डर्स हैं जो मेनली आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैं तीनों आपको डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा ये हो गया, एक पहला हो गया अस्थमा, फिर आपका ORD हो गया, फिर एक और रह गया आपका एम्फाइसीमा। तो यहाँ 31 कह रहा है डैश इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। ये क्या है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है आपका कि बहुत ही ज़्यादा दीर्घकालिक विकार है। दीर्घकालिक का मतलब कि बहुत लंबे समय तक ये चलता है, इसके जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। मतलब कहते हैं ना, अगर 2 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, ठीक है, 2 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं आपके डिसऑर्डर्स। एक होता है एक्यूट डिसऑर्डर, ठीक है, एक होता है आपका क्रोनिक डिसऑर्डर।
ये 2 टाइप के आपके डिसऑर्डर्स होते हैं। जो पहली बार किसी भी डिजीज़ का अटैक होता है हमें, तो उसे फर्स्ट टाइम अटैक होता है किसी भी डिजीज़ का हम पर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम एक्यूट की कैटेगरी में डाल देते हैं। और बार बार कई बार उसका अटैक हो चुका है, मतलब मोर देन वन टाइम्स उसके अटैक हो चुके हैं हम उस बीमारी के, सेम बीमारी के, तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर में डाल देते हैं। समझ गए हो गया, आई होप आप लोग, ठीक है। तो कह रहे हैं इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल्स होती हैं आर डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू विच द रेस्पायरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, रेस्पायरेटरी जो सरफेस होती हैं वो हमारी डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो एल्वुलर वॉल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं और रेस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती हैं, और इसको हम क्रॉनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जहाँ पे भी आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर बोलते ही एम्फाइसीमा आ जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा वो डिसऑर्डर हमारा हो जाएगा। मेनली ये किसकी वजह से होता है, इसका मेजर कॉज होता है, मेजर कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है मेजर कॉज ये, सिगरेट TE स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। तो जो भी लोग सिगरेट स्मोक करते हैं तो उन्हें एम्फाइसीमा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या कह रहा है इसका आंसर, कह रहा है डैश यह एक दीर्घकालिक विकार है जिसमें वायुकोशीय दीवारें ग्रसित हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण श्वसन सतह कमजोर या कम हो जाती है, ठीक है। कमजोर डिक्रीज हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, बात स्फीति, देखो ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये एम्फाइसीमा होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 कह रहे हैं आपसे कि नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय कार्बोनेट। मैंने अभी अभी आपको बताया 20 to 25% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी किसके फॉर्म में यूज़ की जाती है, वो आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। 70% ऑफ हमारी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज कह रही हूँ, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। किस एंजाइम की हेल्प से हो रहा होता है ये, तो कार्बो एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से ये हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट फॉर्म क्या होती है, CO3-, ये कार्बोनेट आयन होती हैं, तो ये हमारी क्या होती हैं, बाइकार्बोनेट आयन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे भी लिख सकते हो, H2CO3 ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होती है हमारी CO2, 70% ऑफ CO2। हिंदी में देख लीजिए, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम की मदद से बाइकार्बोनेट के रूप में पहुंचाया जाता है, किसकी हेल्प से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से, ठीक है। ये एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा होता है इसमें। इसकी रिएक्शन भी एक होती है, मैं तो आपको बता दूं एडिशनल, कि जब हम CO2 प्लस H2O को मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन होती है तो हमारा कार्बोनेट बनता है CO3, और उसको जब हम क्या कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है, एंजाइम काम कर रहा होता है, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा, फिर कह लेंगे आपका, फिर बनेगा क्या, हमारा कार्बोनिक आयन बनती है, प्लस H+Y निकल जाती है, ये रिएक्शन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 कह रहे हैं आपसे कि लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक। हमारी जो लंग्स है वो एयर फिल्ड सैक होते हैं, द एल्वुलाई, दे डू नॉट कोलैप्स, वो कोलैप्स नहीं कर पाते हैं इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं फिर भी वो कोलैप्स नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होता है, कि हम सारी सांस निकाल रहे हैं नॉर्मली निकालती है, अब हम फोर्सफुली निकालेंगे, तो फोर्सफुली कैसे एक्सपायर करेंगे, आप ऐसे आप फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, ठीक है। तो जब हम फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं फिर भी हमारे जो लंग हैं वो कोलैप्स नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। कोलैप्स का मतलब कि घर्षण नहीं हो रहा है उनमें, तो किसकी वजह से नहीं होता है, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से नहीं होता है, क्योंकि वो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा ही प्रेजेंट रहता है हमारी लंग्स में। कितना होता है ये, 1100 से 1200 ml जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये हमेशा ही हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है इतना वॉल्यूम, ठीक है, कितना भी आप निकाल लो, कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, ये वॉल्यूम तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, और इसी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं करते हैं एक दूसरे से। समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब इसी का हिंदी में, फेफड़े हवा से भरी थैलियाँ हैं, आपको बताया एल्यूलाई से बने हुए होते हैं, वे बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं। बलपूर्वक मतलब बहुत ही फोर्सफुली हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपनी सांस को ऐसे करके, वो फिर भी नष्ट नहीं होते हैं, किस लिए, क्योंकि वो
अवशिष्ट मात्रा उनकी उसमें प्रेजेंट रहती है हमेशा ही हमेशा। 1100 से 1200 ml जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 34, कह रहे हैं आपसे कि ट्रू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग वाइल स्लोइंग सम फूड, दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की वजह से क्या हो गया, उसकी एपिग्लोटिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इम्प्रॉपर मूवमेंट हो गया है, इसलिए उसे क्या आपको कफिंग हो रही है और स्लोइंग फूड के दौरान थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। हिंदी में देख लीजिए, दो दोस्त डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे हैं। उनमें से एक को कुछ खाना वो खा रहा था, निगलते समय अचानक खांसी होने लगती है। यह खांसी ठीक से चलने फिरने के कारण नहीं हुई होगी। किसके ठीक से चलने के कारण नहीं हुई होगी, तो वो क्या है हमारा, वो है एपिग्लोटिस। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में कि एपिग्लोटिस कहाँ होता है। एपिग्लोटिस बिल्कुल आपका यहाँ पे होता है, स्वीट हार्ट की नेक की तरह। स्वीट हार्ट नेक होता है ना, जैसे स्वीट हार्ट होता है, छोटा सा नेक होता है, उसकी तरह सेम होता है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप जब पहला खोलोगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का पहला चैप्टर खोलोगे, तो चैप्टर में पहले ही आपका एक डायग्राम दे रखा होगा, फर्स्ट डायग्राम। तो वो जो डायग्राम है उसमें आपको ऊपर दे रखा होगा ऐसे त्रिकोण सा होता है, और नीचे दिल की तरह हमारी ट्रैकिया आ जाती है। ये तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर होता है, कवरिंग स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एपिग्लोटिस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहे हैं आपसे कि व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज, जब CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में, तो ब्रीदिंग बिकम्स कैसी हो जाती है। जब CO2 इंक्रीज हो जाता है, जैसे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी सांस लेते हैं और बहुत गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके, तो क्या है, हम गहरी सांस ले रहे हैं, तो फास्टर और डीप हो जाएगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 बोल रही है, जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। किस वजह से वो मुश्किल किस वजह से होती है, वो हम तेज कर लेते हैं अपनी सांस को, क्योंकि हमें CO2 ज़्यादा हो गई हमारे ब्लड में और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम तेज सांस और गहरी सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। देखो, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन से कौन सा ह्यूमन ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, तो वो हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऑक्सीजन के भंडार के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो वो होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, दिमाग, मस्तिष्क। 37 देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसीज इन द ह्यूमन ब्लड विल। हाई एल्टीट्यूड पे जैसे हम तल क्षेत्र में रह रहे हैं, यूपी वाले तल क्षेत्र में रह रहे हैं। आप चले जाओ उधर उत्तराखंड चले जाओ और हिमाचल चले जाओ, तो वहाँ पे क्या है, वो लोग एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी आरबीसीज होती हैं वो इंक्रीज इन नंबर होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं उनकी आरबीसीज। ठीक है, नंबर इंक्रीज हो जाता है आरबीसीज का। अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त में आरबीसीज कैसी होती हैं, संख्या बढ़ जाती है उनकी। 38 देखिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो कैसा होता है, वो आपसे पूछा है बेसिकली इसमें। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो ऐसा होता है, देखिए ये आपका क्या हो गया, मैंने बना लिया। तो ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और किस किस के बीच में होता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसके बीच में ये ग्राफ होता है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है बेटा। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, एस शेप दिख रहा है। एस शेप को हम क्या बोल देते हैं, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मॉइड शेप में हमारा आता है। और एस शेप भी अगर आपको बोल दे कि एस शेप, अगर आपको ऑप्शन में दे दे तो आप एस शेप लगा के आना, और वैसे तो वो सिग्मॉइड ही बोलेगा देगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन पृथक्करण वक्र है, वो क्या है आपका, अवग्रह है। ठीक है, ये हिंदी में है आपका अर्थ। फिर देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन इज। जो स्किन है वो स्किन के थ्रू कौन रेस्पायर करता है, तो हमारे फ्रॉग हैं जो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे होते हैं। बाकी ये तीनों ह्यूमन, रैबिट, लिजार्ड, ये हमारे लंग के थ्रू कर रहे होते हैं रेस्पायर। ठीक है, त्वचा श्वसन का एक सहायक अंग है, तो वो क्या है, मेढक। मेढक की जो त्वचा है वो त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट 40, कह रहे हैं विच
वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर। तो आपको एक आइटम बताना है जो टोटल नंबर के साथ में सही हो। तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ कितनी होती हैं हमारी? 2 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, प्राइमरी डायबिटीज़ और सेकेंडरी डायबिटीज़। प्राइमरी डायबिटीज़ आपकी अर्ली एज में होती हैं और जो सेकेंडरी डायबिटीज़ हमारी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ वो हमारी लेटर एज में होती हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमंस कितनी होती हैं? वो 7 होती हैं आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। वैसे हमारी जो स्पाइन है उसमें हमारी 33 बोन्स पाई जाती हैं, उनमें से 7 हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस आर, तो फ्लोटिंग रिब्स हमारी 4 होती हैं, याद रखना है आपको। तो फ्लोटिंग रिब्स हमारी 2 पेयर होती हैं, पेयर में भी बोल सकता है आपसे कितनी पेयर होती हैं? 2 पेयर होती हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स हमारी 2 पेयर होती हैं और 4 होती हैं नंबर्स में। और अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन, तो वो 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं प्रोटीन में, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा आइटम अपनी सही कुल संख्या देता है? तो वो क्या है हमारा? मनुष्य में तैरती पसलियाँ 4 होती हैं हमारी, ये करेक्ट है हमारी टोटल नंबर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, कैसा लगता है? प्लीज़ आप मुझे फीडबैक जरूर दिया करो कि मैं किस टाइप से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें आप, और बाय, टेक केयर।